आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT के एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में है हमें इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x का। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे 2x, तो 2 हो जाएगा कि बाहर और x का सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म में -3 बाहर और इंटीग्रेशन होगा cos x का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो इस तरह से यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और x का पावर 1 है, तो 1 बढ़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा x² - 3 sin x और प्लस e⁻x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 में है इंटीग्रेशन हमें करना है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में 2 हो जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा x² का। सेकेंड टर्म में मेरा हो जाएगा -3 हो जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन करना होगा sin x का। उसके बाद थर्ड टर्म में यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हमें करना होगा √x का। तो इस तरह से हम यहाँ 2 का 2 लिखेंगे और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ प्लस में 3 का 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे 3 और साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है -cos x और प्लस में 5 और यहाँ पे जैसे √x है तो √x का मतलब होता है x⁻1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 2/3 x⁻3 और माइनस प्लस हो जाएगा +3 cos x। उसके बाद प्लस 5 x⁻, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 और 3/2 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और प्लस में c। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x² 3 प्लस में 3 cos x और प्लस 5 2 जा 10/3 x⁻3/2 और प्लस c। इस तरह से फाइनल कंप्लीट हुआ ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है कि sec x प्लस 10x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन sec x तो ये हो जाएगा sec² और प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इस तरह से sec x 10x तो ये हो जाएगा sec x tan x और dx। इस तरह से यहाँ पे अब हम यदि इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा sec x 10x। और चूँकि sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x और प्लस में sec x 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है sec² x बाय cosec² x। तो sec² x का sec² x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x
डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के केस में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 dx। इस तरह से 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है tan स्क्वायर एक्स dx। इसके आगे इधर देखेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स x और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से मेरा आंसर आया tan x माइनस x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का 2 और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 और चूँकि यहाँ पे कोस स्क्वायर है इसका मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स जब होगा तो एक साइन एक्स बाई कोस एक्स हो जाएगा tan x और एक 1 बाई कोस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan x dx। उसके बाद हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चूँकि 2 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। उसी तरह से माइनस 3 को कर देंगे बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x dx। 2 का 2 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस 3 और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स और एक प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है। ये पूछ रहा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, मतलब कि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो एंटी डेरिवेटिव का भी मतलब वही होता है इंटीग्रेशन, मतलब इसका इस फंक्शन का हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इस टर्म का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो आइए इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 dx। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर, ये नीचे में है, हर में है जो 1 बाई 2, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में भेजे तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 dx। इसके बाद इस दोनों में हम बांट देंगे एक्स टू द पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन और प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से निकल करके आएगा एक्स टू द पावर 1 बाई 2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख सकते हैं इसको हम लोग एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब कि जो पावर है उसमें प्लस 1 ऊपर भी करना है
और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी +1 करना है। उसके बाद सेकेंड टर्म में हम लोग लिखेंगे x टू द पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 और प्लस में एक c। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस x टू द पावर 1 - 1/2 दैट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इस तरह से 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई के केस में, और x टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 को 2/1 लिखेंगे तो 2/1 मतलब कि 2 और x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं √x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि इफ़ मतलब कि यदि किसी फंक्शन का d/dx करते हैं, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव होता है 4x टू द पावर 3 माइनस 3/x टू द पावर 4, 4x के पावर 3 माइनस 3/x के पावर 4 सच दैट मतलब कि जहाँ की f2 बराबर 0 है, f2 बराबर 0 है, मतलब कि उस फंक्शन में यदि हम x के जगह पे 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो उस स्थिति में fx आपको फाइंड आउट करना है। fx मतलब कि उस फंक्शन को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस फंक्शन को इस टर्म को यदि हम वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो fx का वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम क्या सीखें? हम सीखें कि इस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से हमको fx मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसका 4x टू द पावर 3 माइनस 3/x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? इससे हमको पता चल जाएगा fx का वैल्यू। तो इस तरह से आइए 4x टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 dx माइनस 3 को हम बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, ये चूँकि नीचे है तो x टू द पावर 4 dx, और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx माइनस 3 और इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर -4 dx। और अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये हो जाएगा 4 इंटू x टू द पावर 3 है तो एक बढ़ाने के बाद यहाँ पे 4/4 हो जाएगा और -3 x टू द पावर -4 + 1 बाय -4 + 1 होगा और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, जो कि क्या आएगा? ये आएगा मेरा fx का वैल्यू। fx का वैल्यू ये है, ये जो भी आ रहा है वो मेरा क्या आने वाला है fx, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है। ये फंक्शन नहीं है, ये जो है fx नहीं है, ये fx का डिफरेंशिएशन है। तो इसका जब हम वापस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो आ रहा है, ये जो आने वाला है आगे वो क्या आएगा fx आएगा। तो इसलिए fx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4 और -4 + 1 -3 और -3 और माइनस यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो चलिए एक स्टेप बढ़ जाएंगे। -3 का -3 लिख दिए और x टू द पावर -3/-3 और प्लस में c। तो इस तरह से fx इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट के ये प्लस हो जाएगा x टू द पावर -3 प्लस c। अब चूँकि ये दिया है कि f2 का वैल्यू 0 है तो f2 यदि हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ ई जो आया fx का वैल्यू है।
तो F2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2⁴ प्लस 2⁻³ और प्लस c। तो यहाँ से हम ले सकते हैं F2 बराबर 0, तो F2 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए, और 2⁴ कितना हो जाएगा 16, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2³ लिख सकते थे, और प्लस में c। तो इस तरह से 0 = हो जाएगा 16 प्लस 1/2 दूना 4 दूना 8 और प्लस में c। तो इस तरह से 0 = हो जाएगा 8, 1 और 8 का एलसीएम 8, 180, 128 और प्लस में 1 प्लस c। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है मेरा c का जो वैल्यू इसमें आएगा, तो c = हो जाएगा 0 = 129/8 और प्लस c। तो इसलिए c का वैल्यू हो जाएगा -129/8। अभी c का मान हम लोग इस fx में रख देंगे। तो इसलिए चूँकि fx बराबर मेरा क्या था, fx बराबर मेरा था x⁴ प्लस x⁻³ और प्लस c, जो कि हम fx को फिर से लिख सकते हैं x⁴ प्लस x⁻³ है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 करके लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/x⁴ प्लस c। और इस तरह से fx = हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं c का वैल्यू यहाँ पे, तो -129/8 आंसर। तो इस तरह से हमने fx का वैल्यू विदाउट